सीधा सीधा सा क्रम याद रखना, पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे। पर सवाल यह है कि आए क्यों, क्या जरूरत पड़ गई भाई, यूरोपियन को क्या जरूरत पड़ गई भारत के अंदर आने की। तो उस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। उस सवाल का जवाब यह है कि थोड़ा सा मैं समझाता हूं, फिर देखना आप। यूरोप में किसी टाइम एक एम्पायर हुआ करता था, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। होली रोमन एम्पायर हुआ करता था। रोमन एम्पायर क्यों बोलते हो, तो आप कहते हो रोमन एम्पायर सर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी राजधानी हुआ करती थी रोम, रोम इसकी राजधानी हुआ करती। जब रोमन एम्पायर अपनी पीक पे हुआ करता था, रोमन एम्पायर जब अपने चरम पर था, तब उनका भारत के साथ जल मार्ग से व्यापार हुआ करता था। शब्दों पे ध्यान देना मेरे, कि जब रोमन एम्पायर अपने चरम पे हुआ करता था, तब भारत के साथ बाई सी रूट, बाई जल मार्ग के ट्रेड रूट था उनका, समुद्र के सहारे से आया करते थे इंडिया में, और इंडिया में आके सामान लेके जाया करते थे, खुद आते हो। भयंकर पैसे वाले लोग थे भाई साहब रोमन एम्पायर वाले। साउथ इंडिया आते थे, अपने साउथ इंडिया पे व्यापार किया करते थे, समुद्री मार्ग से आते, समुद्री मार्ग से आते और दक्षिण भारत आते, और दक्षिण भारत से सामान लेके जाया करते। कभी कुछ राजाओं के यदि आपने नाम सुने हो तो जैसे एक उनका राजा हुआ करता था ऑगस्टस, ऑगस्टस नाम करके राजा हुआ करता था, उसके टाइम में व्यापार था। और कभी मैं दो तीन राजाओं के नाम लिखता हूं। ऑगस्टस जिसके नाम पर अगस्त है, एक राजा का नाम तो आप पक्का पक्का जानते होंगे, नीरो। अक्सर आप एक कहावत सुनते रहते हैं कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो नीरो वाकई बड़ा गजब राजा था। नीरो की जो रानी थी वो दूध से नहाया करती थी, मिस्र से दूध मंगा लिया करता था कि यार मिस्र का दूध थोड़ा अच्छा है, रानी नहाएगी तो दूध में नहाएगी, वहां से दूध मंगाया जाए। दूध में गुलाब डालती, फिर उसमें नहाया करती थी। तो नीरो उस टाइप का आदमी था यार, इसलिए नीरो के बारे में कहावतें बनी कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये रोमन एम्पायर के राजा हुए थे। इनके दिनों में व्यापार करने के लिए वो लोग इंडिया आया करते थे। नरेंद्र सर जब एंशिएंट पढ़ाएंगे आपको तब और बताएंगे कि उस समय साउथ इंडिया के अंदर अपने कुछ राज्य हुआ करते थे। हम उनको चेर, चोल, पांडे के नाम से जानते हैं। चेरों का राज्य था, चोलों का राज्य था, पांड्यों का राज्य था, और वो लोग डायरेक्टली रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड किया करते। खूब सारी चीजें बिकती, पर एक चीज बड़ी जोरदार मैं बतानी चाहूंगा आपको, काली मिर्च। वो अपने यहां से काली मिर्च लेके जाया करते थे। जो रोमन थे वो अपने यहां से काली मिर्च लेके जाया करते। खूब फेमस थी काली मिर्च, और कितनी फेमस होगी काली मिर्च आप देख लो, या उनको कितना मजा आता होगा अपनी काली मिर्च में। साउथ इंडिया में अपनी काली मिर्च खूब सारी होती, उनको इतना मजा आता था काली मिर्च में कि अपने यहां के राजाओं ने कहना शुरू किया कि काली मिर्च महंगी है हमारे, तो साहब क्या भाव लोगे, तो एक जहाज सोना बराबर एक जहाज काली मिर्च। जहाज भर के सोना दो तो जहाज भर के काली मिर्च लेके चले जाओ हमसे। और सुनिए, रोमन एम्पायर वाले इतने धनवान थे, इतने लग्जरियस थे कि सोना उतार गए काली मिर्च के लिए। और उन्होंने कहा काली मिर्च दो यार, इसमें तो मजा आता है। सुबह सुबह जो तरंग आती है ना काली मिर्च के बाद, वो भाई साहब कहीं नहीं, तो इसके लिए सोना वारी, सोना दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भारत वालों के साथ दिक्कत थी, अपने कुछ भी व्यापार करना है सोना लेना है, सोने के बदले में व्यापार कर लिया करते थे। आज भी देखिए भारत में सर्वाधिक लिक्विड कोई चीज है तो सोना है, कि हर आदमी सोने का स्टॉक अपने पास में रखना चाहता है कि कल को हारी बीमारी खुदा ना खास्ता क्या हो जाए, और कुछ बिके नहीं बिके, और कोई चीज से रुपए मिले नहीं मिले, सोने से मिल जाएंगे। सोने के भाव कम नहीं होने, सोने के भाव ज्यादा होने। तो सोने के प्रति भारत का चाम उन दिनों के अंदर भी हुआ करता था। नीरो परेशान हो गया था, और नीरो ने ऑर्डर जारी किए थे बाकायदा कि मूर्खों, दिमाग खराब है तुम्हारा, सोने के बदले में काली मिर्च ला रहे हो। और इस बार यदि मैंने किसी व्यापारी को काली मिर्च के बदले में सोना देते हुए देख लिया तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। कहते उसके बावजूद रोमन व्यापारी माने नहीं थे। उन्होंने कहा नीरो तू नहीं जानता रे काली मिर्च में क्या चीज है, कभी रानी से हटके देखेगा तब पता चलेगा। काली मिर्च वाली जो तरंग है भाई साहब वो कहीं नहीं मिलती है।
तो देख लो नीरो को, अब आज के बाद नीरो का केवल एक डायलॉग मत याद रखना कि जब नीरो रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब कहना कि जब भारत के साथ काली मिर्च के बदले में सोना दिया जा रहा था तब भी बेचारा नीरो चीख रहा था कि यार सोना मत दे, क्यों, सोना महंगा है, काली मिर्च इतनी महंगी नहीं है। पर साहब लोग लिया करते थे। और मैं एक इतिहासकार का नाम बताना चाहूं, प्लिनी। प्लिनी नाम का एक इतिहासकार हुआ, वो बड़ा दुख व्यक्त करता है प्लिनी। और जब प्लिनी कहता है कि यार पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, पता सोने का लेन देन तो होता है लोगों में, अरब से यूरोप पढ़ लेते हैं, यूरोप पढ़ आगे किसी को देते हैं, वो किसी को और को देते हैं, पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है। पर भारत में जाने के बाद वो दफन हो जाता है। भारत में जाने के बाद में ये आगे नहीं निकालते, अपने वाले सोना लेते हैं अंदर ले जाकर पेटी में बंद करके रखते हैं। सोना नहीं देना भाई साहब किसी को। लुगाइयां अंदर यूं जचा जचा के रखा करती थी अपने सोना। तो उसने कहा कि यार पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन भारत में जाकर दफन हो जाता है। तो कभी रोमन एम्पायर के वो दिन हुआ करते थे जब रोमन एम्पायर अपने पीक पे था, तब भारत के साथ सीधा जलमार्ग से व्यापार किया करता था। काली मिर्च लेके जाया करते थे वो लोग यहां से। भारत पर पहला विदेशी अटैक यदि किसी ने किया था, फर्स्ट फॉरेन अटैक इंडिया पे हुआ था, तो ईरान के एक राजा ने किया था। और ईरान के उस राजा का नाम था डेरियस। डेरियस जिसे हम दारा के नाम से जानते हैं। डेरियस भारत पर पहला अटैक करता है 515 बीसी के आसपास में, और डेरियस ने भारत पर अटैक कर दिया था। ईरान का था, पर डेरियस वाले आक्रमण का भारत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। डेरियस आया, भारत के इधर पश्चिमी भूभाग पर कब्जा करता है, कब्जा करके वापस लौट जाता है। भारत पर जिस आक्रमण का प्रभाव दिखाई देता है वो बंदा था अलेक्जेंडर, यूनान या इंग्लिश वाले जिसको ग्रीस कहते हैं, वहां का राजा आया था अलेक्जेंडर, जिसका हिंदी वालों ने नाम बना दिया सिकंदर। उस सिकंदर का जो आक्रमण था उसका प्रभाव पड़ा भारत पर, और सिकंदर खूब याद हुआ भारत वालों को। हमने कहावतें बनाई बाकायदा, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर का मतलब विजेता। सिकंदर ने 326 बीसी के आसपास में भारत पर अटैक किया, और वो जो अटैक है वो भारत के लोगों को ज्यादा याद रहा। यूनान से आया था, इसलिए हमने बाहर के लोगों को यूनानी कहना शुरू कर दिया। सिकंदर के बाद में भारत से कोई बाहर से आता भारत में, हम उसको कहते यूनानी। और ज्यादा अच्छा शब्द लेके, यूनानी से भी एक ज्यादा अच्छा शब्द लेके हम यवन। हम बाहर वाले लोगों को यवन कहा करते थे। सिकंदर के बाद में जब काफी साल बाद में शक, कुषाण और हूणों के भारत पर आक्रमण होने शुरू हुए, हमने वापस कहा यवन आ गए हमारे देश में। जब कभी अरब, तुर्क, मुगल, अफगान आने शुरू हुए, हमने ये भी कहा कि यवन है सारे के सारे। जब कालांतर में पुर्तगाली आए हमारे देश में, अंग्रेज आए, तो हम उनको भी यवन कहा करते थे। तो भारत में विदेशियों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, वो शब्द यवन था। यवन शब्द यूनानियों से बना है, क्योंकि हमें सिकंदर का आक्रमण याद था, और सिकंदर यूनान या ग्रीस का रहने वाला था। इसलिए रोमन एम्पायर वाले जब इंडिया से काली मिर्चें ले लेके जाया करते थे, तो हमें यह लगता था रोमन एम्पायर वाले कौन, तो यवन है, यवन हमसे लेके जाते हैं। इसलिए काली मिर्च को भारत में बोलते थे यवन प्रिया, ये सब यवनों की प्रिय है। तो काली मिर्च का तो हमने नाम ही यवन प्रिया निकाल दिया था। ये तो थोड़ी सी बातें तब की बातें हैं जब रोमन एम्पायर और भारत के बीच में संबंध चल रहे थे। रोमन एम्पायर वाली काली मिर्च लेके जा रहे थे और हम उसको यवन प्रिया के नाम से पुकारते थे। कालांतर में रोमन एम्पायर टूट जाता है। रोमन एम्पायर दो भागों में बंट जाता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी तो हो गई रोम, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था इसकी राजधानी भी कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया कह दो या कॉन्स्टेंटिनोपल कह दो, ये इस पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। टर्की का एक शहर है कुस्तुनतुनिया, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी था, या इसको बोलते थे बाइजेंटाइन एम्पायर। तो उस बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। तो बाइजेंटाइन एम्पायर कह दो इधर वाले को।
बाइजेंटाइन साम्राज्य, इसकी राजधानी हुआ करते थे। अब जब कोई भी साम्राज्य शक्तिशाली होता है ना, तो पैसे भी ज्यादा होते हैं, व्यापार करने के लिए कहीं चला जाता है। जब साम्राज्य टूटता है, और रोमन एम्पायर जब टूटा था तो पश्चिमी वाला, तो जो इसकी राजधानी रोम थी, ये तो इतने भागों में टूट गया था कि पूरा यूरोप यही है, अलग अलग छोटे छोटे टापू बन गए। पुर्तगाल अलग, स्पेन अलग, इंग्लैंड अलग, फ्रांस अलग। पहले किसी टाइम में सारे रोमन एम्पायर के अंदर आया करते थे। इसलिए इन देशों में जो भी लैंग्वेज चलती है उसको आज भी रोमन्स लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि रोमन साम्राज्य की भाषाएं हुआ करती थी। रोमन्स लैंग्वेज है ये, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, ये सब रोमन्स लैंग्वेज है, क्योंकि रोमन एम्पायर की भाषा ही हुआ करती। तो वो तो खूब भागों में टूट गया। इधर वाला थोड़ा शक्तिशाली था, टर्की वाला जो था, कुस्तुनतुनिया वाला जो था, ईसाइयों का राज्य। पर जब साम्राज्य टूटा, इतना शक्तिशाली नहीं बचा। जब दो टुकड़े हुए, एक टुकड़े के तो बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो सब बिजनेस कैसे किया जाए। अब इन लोगों की सीधी जो मार थी इंडिया में, जो डायरेक्टली साउथ इंडिया के अंदर सामान लेके जाया करते थे, वो हट गया। अब इतने बड़े कोई राजा नहीं थे जो डायरेक्टली जहाज भेजते, अपने यहां से सामान लेके जाते। तो एक नया तरीका खोजा गया। नया तरीका क्या था कि अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, ये मान लो इंडिया, यहां से सामान लेके जाएंगे अरब। अरब इंडिया से सामान लेंगे, कुस्तुनतुनिया जाएंगे, और कुस्तुनतुनिया में कुछ आगे खरीदने वाले आएंगे जो उस सामान को लेके यूरोप चले जाएंगे। मतलब लैंड रूट, स्थल मार्ग से व्यापार किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? अरबों के द्वारा किया जाएगा। तो भारत और यूरोप के बीच में मीडिएटर कोई बन गए थे, तो मीडिएटर अरब थे। इंडिया से सामान खरीदते अरब, कुस्तुनतुनिया तक जाते, कुस्तुनतुनिया से आगे यूरोप वाले सामान लेने के लिए तैयार रहते थे। मतलब कुस्तुनतुनिया एक पॉइंट था जहां पर ले जाकर अरब अपना सामान बेचते थे, यूरोप का सामान खरीदते थे, वो इंडिया लाके बेच देते, और इंडिया का सामान उधर लेके चले जाया करते थे। कई सालों तक ठीक व्यवस्था रही। ठीक है साहब, अपने से सामान खरीदो अरब, अरब लेके चले जाओ कुस्तुनतुनिया, यहां से यूरोप वाले खरीद लेंगे, आगे ले जाएंगे। यूरोप वालों का सामान खरीदो अरब, कुस्तुनतुनिया से, यहां से वापस आ जाओ। कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो आपका टर्की का एक शहर है, ईसाइयों का राज्य हुआ करता था, विद्वानों की नगरी हुआ करती थी। इधर एक नई शक्ति एशिया के अंदर उभर रही थी अपने, वो थे तुर्क। सबसे पहले जो इस्लाम आया था वो अरबों में आया था। सबसे पहले जो मुसलमान बने थे वो अरब बने थे। फिर अरबों ने तुर्कों को पकड़ पकड़ के मुसलमान बनाया। तो अरबों द्वारा तुर्कों को मुसलमान बनाया गया था, इस्लाम में लिया गया था। पर एक बार तुर्क जब इस्लाम में आ गए थे, उसके बाद गाजी बन गए थे। गाजी मतलब वे योद्धा जो धर्म के लिए लड़ते हैं, उनको गाजी कहा जाता है। और तुर्क उसके बाद गाजी बने थे। इस्लाम की पताका यदि किसी ने फहरानी शुरू की थी बाद में, तो तुर्क थे। जगह जगह पर वो गए और उन्होंने जाके इस्लाम का झंडा फहराया। इसी कारण में तुर्क 1453 में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेते हैं। 1453 में इन लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। और जब इन्होंने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया तुर्कों ने, इसके बाद तुर्कों ने कहा कि यदि कोई इधर आ गया ना सामान वामान बेचने के लिए, टांगे तोड़ेंगे हम। इस पूरे वाले इलाके पे इनका कब्जा हो गया था। इन्होंने अरबों का इधर आना बंद करवा दिया, अरबों का इधर आना बंद करवा दिया, यूरोपियंस का इधर आना बंद करवा दिया। तो वास्तव में इंडिया से जो सामान अरबों के माध्यम से कुस्तुनतुनिया होता हुआ यूरोप पहुंचता था, वो सामान जाना बंद हो गया। ब्लॉक कर दिए थे, ब्लॉक्ड कर दिया था पूरी तरीके से। जो लैंड रूट था, जो व्यापारिक मार्ग था, जो स्थल व्यापारिक मार्ग था, वो खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो तुर्कों के द्वारा। कब कब्जा कर लिया था? 1453 में कब्जा कर लिया था। कहां पर कब्जा कर लिया था? कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। कुस्तुनतुनिया क्या था? तो पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाइजेंटाइन एम्पायर जो हुआ करता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी, और इस पर इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यहीं से जब ये रूट खत्म कर दिया गया, तो यूरोप वालों के अपना सामान जाना बंद हो गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि नेसेसिटी जब होती है ना, तो इन्वेंशन हो जाते हैं। जब काली मिर्च जानी बंद हुई, और यूरोप वालों से बिना काली मिर्च के नहीं रहा गया, तो साहब अब लाएं कहां से? ये रूट तो बंद है, इस रूट से तो जा ही नहीं सकते। तो नए रूट खोजे गए, और जो नए रूट थे वो समुद्री मार्ग थे। इसलिए यूरोपियन जब भारत के अंदर आए थे तो समुद्री मार्गों से आए थे, और उन्हें किसी टाइम में भारत के समुद्री मार्गों की जानकारी भी थी,
उनको ये पता था कि हमारे पूर्वज कभी समुद्री मार्गों से भारत जाते थे, पर भूल गए थे वो मार्ग कौन कौन से, उनके बारे में वो नहीं जानते थे। पर जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्क कब्जा करके स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं भारत से यूरोप के बीच होने वाले, तो नए मार्ग खोजे गए। वो नए जल मार्ग थे। वो जल मार्ग खोजने में सबसे पहले यदि किसी को कामयाबी मिली थी तो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों में वह आदमी जो सबसे पहले भारत आ गया था वो वास्को डी गामा था। इसलिए हम तीसरी क्लास से पढ़ते आए कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। कई बार गुस्सा आता कि खोज की, हम कौन से गुमशुदा थे, कहीं लापता हो गए थे हम कि हमारी खोज करनी पड़ जाए। पर उनकी दृष्टि से देखा जाए तो वाकई हम खो गए थे, क्योंकि रूट बंद हो गया था। एक नया रूट उन लोगों ने खोजा था। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वास्को डी गामा भारत की खोज करने वाला था। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत कहीं खोया हुआ था या भारत गुमनामी के अंधेरे के अंदर जी रहा था। भारत एकदम सशक्त पोजीशन के अंदर था, पर यूरोपियन को रास्ते नहीं पता थे। वास्तव में जब हम कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तब हमें बता रहे होते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। अभी मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं। देखो, शुरू में एक मैप दिखा रहा था मैं आपको, वो मैप ये है। ये कॉन्स्टेंटिनोपल है आपका। यहां पर ये कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। यहां पर आप मैप में देखें तो कॉन्स्टेंटिनोपल है। ये टर्की का एक शहर है। अरब इधर से अपने इंडिया आया करते थे। इंडिया आके ये पर्सिया होते हुए, फारस होते हुए, बगदाद, इराक होते हुए अरब यहां से सामान लेके टर्की जाते। इधर यूरोप आ जाता आगे, यूरोप वाले इधर आते और अपना सामान लेके उधर जाया करते थे। पर कब कब्जा कर लिया था, ये याद रखने वाली बात है कि 1453 के अंदर कब्जा कर लिया गया था। 1453 में कौन कब्जा कर लेता है, तो 1453 में तुर्क कब्जा कर लेते हैं। तुर्कों ने कहां पर कब्जा कर लिया था, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। कुस्तुनतुनिया किसका एक शहर है, तो कुस्तुनतुनिया यूरोप का एक शहर है। लिखो, यहां से लिखना शुरू करो, थोड़ी सी बातें लिखो, फिर मैं एक एक का अलग अलग बायोडाटा पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिखो। लिखो 1453 ईस्वी में, इन 1453 एडी, सन याद रखना, कोई पूछ लेगा डायरेक्टली उठा के। 1453 ईस्वी में, इन 1453 एडी, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। कुस्तुनतुनिया के कोष्टक में लिख लेना, तुर्की तुर्की। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। टर्क्स ऑक्यूपाइड कुस्तुनतुनिया, टर्क्स ऑक्यूपाइड या कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था तथा भारत व यूरोप के बीच के व्यापारिक स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे। तथा भारत तथा यूरोप के बीच के व्यापारिक स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे। एंड दे ब्लॉक्ड ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया टू यूरोप। एंड दे ब्लॉक्ड ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया टू यूरोप। तथा उन्होंने भारत से यूरोप के बीच के व्यापारिक स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे। ट्रेड लैंड रूट्स लिखना, दे ब्लॉक्ड ट्रेड लैंड रूट्स बिटवीन इंडिया टू यूरोप। दे ब्लॉक्ड ट्रेड लैंड रूट बिटवीन इंडिया टू यूरोप। भारत से यूरोप के बीच के जो भी आपके स्थल मार्ग थे अवरुद्ध कर दिए थे। याद रहेगी बात। ये कॉन्स्टेंटिनोपल कहां पर पड़ता है, तो टर्की के अंदर पड़ता है। ये वाला जो इधर वाला रास्ता इंडिया वाला आया करता था, जब तुर्कों ने यहां पर कब्जा किया था तो तुर्क ब्लॉक कर देते। तुर्कों ने कहा कि नहीं, हमारे एरिया में कोई नहीं आएगा रे। और तुर्क बड़े अजीब से लोग थे। कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल में जब इन्होंने कब्जा किया था तो ईसाइयों की खूब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी थी, ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा था कुस्तुनतुनिया में। इन्होंने आग लगा दी थी सब किताबों में। अब जब आगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, खाली एक पादरी हुआ करता था बेसारियोन, वो 800 किताबें लेके इटली भाग गया था। आप पढ़ोगे कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में इसीलिए हुई थी, रेनेसा इसीलिए इटली के अंदर आया था कि कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता। डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। इस वजह से यहाँ का ज्ञान विज्ञान पूरा का पूरा यूरोप की तरफ शिफ्ट हुआ। तुर्कों का ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। जाहिल गंवार कौम थी जो केवल लड़ना और जीतना और मरना जानती थी। मरे, लड़े और जीते, इस मामले में खूब बहादुर थे तुर्क। तो तुर्क यहाँ कब्जा करते हैं और कब्जा करके इसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अतः यूरोप वालों ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की। लिखो, अतः यूरोपियन ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की। अतः यूरोपियन ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की। सो यूरोपियन tried to invent new sea routes. So Europeans tried to invent new
सी रूट्स, अतः यूरोपियन ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की। सो यूरोपियंस ट्राइड टू इन्वेंट न्यू सी रूट्स, यूरोपियन ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की, इधर से नहीं जाने देते, हम जलमार्ग खोजेंगे। ये जलमार्ग की जो कोशिशें करवाने वाले लोग थे, इनमें दो लोग बड़े जोरदार से बंदे, दो बंदों को मैं बताना चाहूंगा आपको। एक स्पेन की रानी हुआ करती थी क्वीन इसाबेला, नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए आप, क्वीन इसाबेला, इसाबेला नाम करके क्वीन हुआ करती थी। और इसाबेला ने कहा कि मैं दूंगी पैसे, जाओ और जाके इंडिया का रूट ढूंढो। या एक राजा और हुआ करता था, उस राजा को हम बोलते हैं प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल का एक राजा हुआ करता था हेनरी, जिसने यूरोपीय मतलब समुद्री यात्राओं को इतना प्रोत्साहन दिया था कि उसके नाम क्या कि नेविगेटर पड़ गया। तो स्पेन की रानी कौन सी है? तो स्पेन की रानी का नाम तो इसाबेला, स्पेन की रानी इसाबेला। और पुर्तगाल का राजा कौन? तो पुर्तगाल का राजा हेनरी, जिन्होंने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। तो समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन देने वाले यूरोप में राजा हुए, क्योंकि राजतंत्र था जी, यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा कोशिश करेगा तभी तो चीजें होगी, और लोगों को काली मिर्च की आवश्यकता है। यदि राजा वो काली मिर्च नहीं दिलवाएगा तो कौन काली मिर्च दिलवाएगा? वो तो दोनों ने भाई। तो रानी का नाम तो क्या आपके? इसाबेला। तो इसाबेला तो रानी है, कहां की रानी है? तो स्पेन की इसाबेला। और इसको आप लिख लो हेनरी। हेनरी कोष्टक में लिखना द नेविगेटर। इन्होंने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिए थे। लिखो देखिए, स्पेन की रानी इसाबेला, क्वीन इसाबेला ऑफ स्पेन, स्पेन की रानी इसाबेला, क्वीन इसाबेला ऑफ स्पेन, स्पेन की रानी इसाबेला, क्वीन इसाबेला ऑफ स्पेन, तथा पुर्तगाल के राजा हेनरी एंड पोर्तुगीज किंग हेनरी, कोष्टक में लिखना द नेविगेटर। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिख लेना द नेविगेटर। पुर्तगाल के राजा हेनरी, पुर्तगाल के राजा हेनरी एंड पोर्तुगीज किंग हेनरी, कोष्टक में लिखना द नेविगेटर। स्पेन की रानी इसाबेला तथा पुर्तगाल के राजा हेनरी ने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड सी वॉयज, अरे क्या है? प्रमोटेड सी वॉयज, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। किस किसने प्रोत्साहन दिया आपके? तो एक तो आपके इसाबेला ने और एक आपके हेनरी द नेविगेटर। दोबारा लिख लो लाइन, स्पेन की रानी इसाबेला तथा पुर्तगाल के राजा हेनरी ने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। क्वीन इसाबेला ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगीज किंग हेनरी द नेविगेटर प्रमोटेड सी वॉयज, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। इन दोनों ने कहा कि पैसे लो हमसे खूब सारे और जाओ, तुम तो नए नए जलमार्गों की खोज करो और नए नए जलमार्गों की खोज करके हमें बताओ, और इंडिया जाने का रास्ता ढूंढो यार। कोई बात नहीं, अरबों तुर्कों ने इधर वाला जो रूट है वो अपना ब्लॉक कर दिया, तो और रूट भी तो होते होंगे यार, कहीं से तो इंडिया जाया जा सकता होगा। लाओ यार काली मिर्च लाओ, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। इसाबेला ने जिस एक बंदे को भेजा था, उस बंदे को आप सारे लोग जानते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस जो था वो इसाबेला द्वारा भेजा गया था, स्पेन द्वारा भेजा गया था। एक बड़ा सा जहाजी बेड़ा दिया गया कोलंबस को, कोलंबस जाओ तुम इंडिया ढूंढो। कोलंबस समुद्र में चलता गया चलता गया चलता गया। उसे केवल इतना पता था इंडिया के बारे में कि इंडिया के लोग काले हैं, पहले वालों ने बता रखा था, इतना थोड़ा जानकारी होगी, कहानियों के माध्यम से कभी सुना होगा। और कोलंबस का जहाज समुद्र में गुम गया, खो गया जहाज, किधर जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक जहाज एक बंदरगाह पर पहुंचा और बंदरगाह पर उसको खूब काले लोग दिखाई दिए। उसने कहा इंडिया इंडिया, हम इंडिया आ गए, इंडिया आ गए। उतर के जब लोगों से पूछा कि तुम इंडियंस हो, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम गलत आ गए, तुम वेस्ट के अंदर आ गए हो, इंडिया ईस्ट में है, भारत पूर्वी दिशा के अंदर रह गया है, तुम पश्चिम में आ गए। उसने कहा कोई नहीं यार, हो तो तुम भी उनके जैसे ही, तुम वेस्ट इंडीज हो। तो वो उधर अमेरिका चला जाता है, वेस्ट इंडीज चला जाता है। तो कोलंबस खोजने भारत निकला था, चला अमेरिका गया था, वेस्ट इंडीज की तरफ चला गया था वो।
इसलिए उसने कहा कि चलो मैं इंडिया देखने आया था, इंडिया पूर्व वाला इंडिया नहीं देख सका तो मैंने पश्चिम वाला इंडिया देख लिया, तुम वेस्ट इंडीज हो। तो कोई अपने वाला बाद में मिला होगा तो उसने कोलंबस को कहा होगा कि कोलंबस इतने काले भी नहीं है यार, कम से कम होड़ तो इनके जैसे एकदम ही नहीं है, थोड़ा तो यार लिहाज करते। हम इंडियन थोड़े अलग हैं यार इनसे, क्रिस गेल, डेवन ब्रावो अलग ही नजर आते हैं हमारे वाले में से, हम उनके जैसे नहीं है एकदम। पर वो नाम दे गया तो दे गया। तो उधर तो कोलंबस गया था, तो याद रखे मैंने यूं बताई ये बातों तक इसाबेला से रिलेट कर सको आप, इसाबेला ने जिस बंदे को भेजा था वो बंदा कौन था, तो कोलंबस था। अपने काम का बंदा दूसरा है, अपने काम का बंदा था बार्थोलोम्यू डियाज। इधर पुर्तगाल से एक यात्री निकला हुआ था बार्थोलोम्यू डियाज, और हिंदी में अपने करते हैं बार्थोलोम्यू डियाज। हिंदी में तो कहते हैं बार्थोलोम्यू डियाज, इंग्लिश वालों की थोड़ी सी स्पेलिंग अलग हो जाती है। ये क्या है वास्तव में पोर्तुगीज नेम है तो थोड़ा अलग हो जाता है। और ये बार्थोलोम्यू डियाज जो था ये 1487 में अफ्रीका के नीचे वाले भाग के अंदर पहुंच जाता है। अफ्रीका का नीचे वाला जो भाग था उसको आजकल अपने बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। मैं भी दिखाऊंगा आपको, लक्षता में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर और अच्छे से समझाएंगे। कैप ऑफ गुड होप, या हिंदी वाले तो अपने और शानदार नाम देते हैं, उत्तम आशा अंतरीप। उत्तम आशा अंतरीप, ये उस टिप पे पहुंच गया था, उत्तम आशा अंतरीप तक पहुंच गया था। मैं दिखाता हूं, देखो आपको ये वाली जगह पुर्तगाल का था। वो घूमता घूमता यहां पर अफ्रीका के नीचे वाली टिप पर पहुंच गया, और जब वो नीचे वाली टिप पर पहुंचा ना तो उसको यहां पर कई इंडियन मिले, जहाज खड़ा कर रखा था, आवाज लगा रहे थे वो भी, इंडिया 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 इंडिया, 5 रुपए 10 रुपए इंडिया। बार्थोलोम्यू डियाज उनके पास गए, उसने कहा तुम इंडियन हो? कहा तुम किधर से आते हो? तुमने कहा हम तो आ जाते हैं सीधा सीधा इधर से, ये रास्ता पड़ा ऊपर से किनारे किनारे घूमे उधर इंडिया की तरफ चले जाते हैं हम तो। उसने कहा यार हम इंडिया को ढूंढ रहे हैं। ढूंढना क्या पड़ा है इंडिया? उसे इस जगह से वो होप नजर आई थी जो इंडिया ले जा सकती है। किसी भी महाद्वीप का नीचे वाला जो टिप होता है, इनको तो कैप कहते हैं, और वह कैप जहां से यूरोपियन को भारत में जाने की होप नजर आई थी, इसलिए कैप का नाम है कैप ऑफ गुड होप। इस कैप ऑफ गुड होप की खोज करने वाला कोई बंदा था, तो उस बंदे का नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये बार्थोलोम्यू डियाज कब खोज कर देता है इसकी? तो 1487 में। बार्थोलोम्यू डियाज कहां का था? पुर्तगाली था, इसीलिए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आने में सक्षम हो गए थे। हेडिंग डालो पुर्तगाली, पुर्तगाली, पोर्तुगीज। शुरुआत वाली बातें केवल समझाने के लिए थी। लिखो पुर्तगाली, पोर्तुगीज। लिखो 1487 ईस्वी में, इन 1487 एडी, यहां से अपना सिलेबस शुरू हो रहा है भाई। 1487 ईस्वी में इन 1487 एडी बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की। बार्थोलोम्यू डियाज डिस्कवर्ड उत्तम कैप ऑफ गुड होप, डिस्कवर्ड कैप ऑफ गुड होप। हिंदी वाले दोनों लिख लेना आपने, कैप ऑफ गुड होप भी लिखना और हिंदी में उसके कोष्टक में लिखना उत्तम आशा अंतरीप। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप या कोष्टक में लिखना उत्तम आशा अंतरीप की खोज की। अफ्रीका के अंदर जगह पड़ती है। इन 1487 एडी बार्थोलोम्यू डियाज डिस्कवर्ड कैप ऑफ गुड होप। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप या कोष्टक में उत्तम आशा अंतरीप की खोज की। इन 1487 एडी बार्थोलोम्यू डियाज डिस्कवर्ड कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। किसने खोज की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। कहां का था बार्थोलोम्यू डियाज? तो पुर्तगाल का था। बार्थोलोम्यू डियाज वापस गया और उसने वापस जाके पुर्तगालियों को कहा कि पुर्तगालियों, काली मिर्च मिल गई है अपने को, इंडिया मिल गया है, काली मिर्च ला सकते हैं वहां से। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू यार। कितनी लेके है? उसने कहा मैं गया नहीं यार, पर मुझे वो आशा नजर आई है, वो होप नजर आई है जहां से इंडिया जा सकते हैं।
क्या बात करता है, रास्ता मिला तुझे इंडिया जाने का? पक्का तो इंडिया जाने का रास्ता खोज के आया हूं मैं। और पुर्तगालियों ने अपने राजा को जाकर कहा कि राजा अब तो भेजो यार किसी को जो काली मिर्च लेके आए। और इंडिया आने के लिए जिस बंदे को भेजा गया था उस बंदे का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहा कि वास्को डी गामा जाओ और जाके इंडिया से तुम काली मिर्च लेके आओ। तो भारत आने वाला पहला कोई पुर्तगाल यात्री था तो वो वास्को डी गामा था। इंग्लिश वाले थोड़े से स्पेलिंग सही लिखना, ये हम हिंदी में तो डा बोलते हैं, डी बोलते हैं, इंग्लिश वाले तुम डा लिखते हो, तो वास्को दा गामा ही होता है, हिंदी में वो डी गामा ही बोलते हैं उसको। तो वास्को दा गामा था। ये आपके 1498 में 1498 के अंदर अपने एक बंदरगाह पे आता है, केरल के एक बंदरगाह पे आता है। उस केरल के बंदरगाह का नाम था कालीकट। ये कैप ऑफ गुड होप तक आ गया था। कैप ऑफ गुड होप पर जब ये आ गया तो वहां फिर अपने वाले कई खड़े थे और आवाज लगा रहे थे, आ जाओ चलो भाई इंडिया इंडिया इंडिया। और वहां इसको एक गुज्जू भाई मिले, जिन गुज्जू भाई का नाम था अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक ने इसको कहा कि हाँ बता भाई इंडिया मैं चल रहा हूं, कहां चलना है? तो इसने कहा यार मुझे इंडिया ही जाना है। और गुज्जू भाई ने कहा कि गुजराती थे कि फॉलो मी। बीच में अब्दुल मलिक ने पूछा कि जाना कहां है? इसने कहा जहां काली मिर्च मिले वहां ले चल। काली मिर्च तो हमारे साउथ इंडिया में पूरे में मिलती है, जहां अच्छी मिले वहां ले चल। उसने कालीकट चल फिर तो कालीकट आए थे। वेस्टर्न कोस्ट पे अपने कालीकट पड़ता था केरला के अंदर। तो 1498 में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। हेडिंग डालो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को द गामा। इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में, दोनों अपने हिसाब से लिख लेना। वास्को डी गामा, इंग्लिश में लिखना वास्को दा गामा। अब लिखना शुरू करो। 14 लिखो। यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था, यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था। He was first Portuguese explorer. He was first Portuguese explorer. यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था। He was first Portuguese explorer. 1498 ईस्वी में in 1498 AD, 1498 ईस्वी में in 1498 AD, 1498 ईस्वी में यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट आपके केरल के अंदर पड़ता है। यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। He reached at Calicut port. यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। He reached at Calicut port. यह arrived at Calicut port. He arrived at Calicut port. यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो कालीकट बंदरगाह पे कब आया था? 1498 में। तीसरी क्लास से याद करते आए कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 में। 17 मई 1498 को एक दोपहरी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है। लाने वाला कौन बंदा था इसको? अब्दुल मलिक। इसी में लिखो अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। कि गुजराती नेम्ड अब्दुल मलिक वाज हिज गाइड। अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। एक गुजराती नेम्ड अब्दुल मलिक वाज हिज गाइड। अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। एक गुजराती नेम्ड अब्दुल मलिक वाज हिज गाइड। अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। देखो थोड़ी सी वापस चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। लिस्बन से बंदा रवाना हुआ। ये इसके नीचे नीचे चक्कर काटता हुआ यहाँ पर अफ्रीका के चक्कर काटता हुआ अटलांटिक ओशियन के अंदर से इधर से होता हुआ कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है। कैप ऑफ गुड होप से इधर से वापस अफ्रीका के किनारे किनारे चलता हुआ ये जो मालिंदी है यहाँ से ये ट्रैक पकड़ता है। यहाँ तक तो घूमते 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 आ रहा था। यहाँ से ट्रैक पकड़ा और अपने कालीकट आ गया था। कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह आपने कहां पड़ता है? तो कालीकट बंदरगाह आपने केरला में पड़ता है। तो ये इसका रूट है, देख लेना। वास्को डी गामा भारत में किस रूट से आया था? तो अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ आया था। इतना याद रखना आपने। तो अफ्रीका के पूरे चक्कर लगाता हुआ इंडिया की तरफ आया था। कैप ऑफ गुड होप तक अकेला आया था, वहां से आगे अब्दुल मलिक इसको लेके आ गया था। ये वाली बात थोड़ा सा आपके सामने मैप पड़ा है, आप देख लेना कि उसकी फर्स्ट वॉयेज, उसकी जो प्रथम यात्रा थी वो किस प्रकार से हुई थी, वो हमारी बताई हुई है इसके अंदर। कालीकट में राजा को बोलते थे जमोरीन। कालीकट में राजा को क्या बोला करते थे? जमोरीन कहा करते थे। ये उपाधि है राजा की। राजा का नाम नहीं है जमोरीन। जिस प्रकार मैं कहूं कि मेवाड़ के राजाओं को राणा कहा जाता था, मैं कहूं कि भारत के बादशाहों को, भारत में मुगलों को बादशाह कहा जाता था, मुगलों से पहले वाले लोगों को सुल्तान कहा जाता था, जैसलमेर के राजाओं को महारावल कहा जाता था, उसी प्रकार
कालीकट के जो राजा थे उनको बोलते थे जमोरिन। और जब जमोरिन को पता चला कि कोई समुद्री यात्री आया है, व्यापार करने के लिए आया, जमोरिन आगे गया और जमोरिन जाकर वेलकम वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा का वेलकम करने के लिए खुद कालीकट का राजा चला गया था। कालीकट के राजा क्या बोलते थे? जमोरिन बोलते थे। लिखो, कालीकट के जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन ऑफ कालीकट, जमोरिन की क्वेश्चन लिख लेना, राजा। कालीकट के जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन ऑफ कालीकट वेलकम्ड वास्को डी गामा, वास्को दा गामा वेलकम्ड वास्को दा गामा। जमोरिन ऑफ कालीकट वेलकम्ड वास्को दा गामा। कालीकट के जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन ऑफ कालीकट वेलकम्ड वास्को दा गामा। कहते हैं कि जमोरिन इसलिए गया था कि यार बाहर से जो भी आते थे ना गिफ्ट लाते थे खूब अच्छे अच्छे, और अपने राजा महाराजा लोग यार गिफ्ट लाएंगे, मजा आएगा। ये अब भी प्रवृत्ति है ना अपने में कि आज भी छोटे टावर होते जन्मदिन पे, जन्मदिन का जितना कोड नहीं है उससे ज्यादा कोड ये है कि गिफ्ट कौन कैसे कैसे लेके आया था। होली दिवाली पे रामा श्यामा करने जाते थे तो रामा श्यामा का कोड नहीं, कौन सी बाबू ने और कौन सी काकीसा ने कितने रुपए दिए उनका ज्यादा कोड हुआ करता था। जमोरिन वैसा ही बच्चा था कुछ, और जमोरिन ने कहा यार वास्को डी गामा क्या क्या लाया, और वास्को डी गामा को ढंग का गिफ्ट नहीं लाया था। और 2-4 कांच की गिलासी ला के दिए थे, 2-4 को दारू की बोतलें ला दी थी। और जमोरिन नाराज हो गया। जमोरिन ने कहा ये क्या तरीका है, बिजनेस करने आए हो भारत में, मेरे से बिजनेस करोगे, मेरे से काली मिर्च लोगे, अरे तो छोटे छोटे गिफ्ट लाए, चिंदी चोरों की तरह गिफ्ट लाया, ढंग के गिफ्ट तो लाता। मुझे लगा गोरे आदमी ढंग के गिफ्ट लाएंगे। सही कहा था अरबों ने कि तेरे से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अरे जमोरिन जब मिलने जा रहा था तो अरब अपने पहले से बिजनेस क्या करते थे, यहां से सामान कौन खरीदता था? पहले अरब खरीदते थे। अरबों ने कहा था मत जाओ, ये गोरी चमड़ी वाले बहुत खराब है, और एक बार आ गए ना तो देख लेना पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, तुम्हारे देश पे कब्जा कर लेंगे। जमोरिन ने कहा छोड़, रंग देख तू तो कितना गोरा आदमी है, थू थू नजर नहीं लग जाए इसके, मैं मिलूंगा इससे। पर जमोरिन निराश हुआ वास्को डी गामा से मिलके, और उसने कहा मैं बिजनेस नहीं करने दूंगा तुम्हें। वास्को डी गामा ने कहा सुन, तेरी परमिशन नहीं चाहिए। तोपें लाया था वास्को डी गामा अपने साथ में, उसने एक तोप लगा के कालीकट के जमोरिन का महल उड़ा दिया था, और कालीकट के जमोरिन ने सरेंडर किया। उसने काली गाय हूं मैं तेरी, तू कहेगा वैसे कर ले, अरे महल तो मत तोड़ यार। उसने कहा फालतू की पंचायती करता है, ये करने दूंगा वो नहीं करने दूंगा मैं तेरे को। काली मिर्च खरीदता है। जब वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर वहां से गया था, कहते हैं जब वास्को डी गामा रवाना हुआ था लिस्बन से, तब चर्च, पुर्तगाल के सारे चर्च में प्रार्थनाएं की गई थी कि जीसस वास्को डी गामा को सफल करना, काली मिर्च लेकर आए। बिना काली मिर्च के आंतड़ियां टूट रही है, आंतड़ियां हमारी। और जब वास्को डी गामा वापस पहुंचा काली मिर्च लेके, क्या पुर्तगाली राजी हुए, अरे वास्को डी गामा काली मिर्च लाया, काली मिर्च मुंह मांगे दामों में खरीदी थी। कहते वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था, 60 टाइम्स प्रॉफिट वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार के अंदर। किसको कहते हैं यार? इसका मतलब कि 1 रुपए वाली चीज को पुर्तगाल में 60 रुपए में बेचा था उसने। पहले भी होता था फायदा तो, लेकिन पहले वाला फायदा बिचौलिए खा जाया करते थे, और मीडिएटर कौन हुआ करते थे? अरब होते थे। तो पहले सारा का सारा फायदा अरब ले जाया करते थे, अब वो फायदा किसको मिल रहा था? अब डायरेक्ट पुर्तगालियों को मिल रहा था। लिखो 15-20 स्टार लगा के लिखो। वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को द गामा got 60 times profit in trade with India. Vasco da Gama got 60 times profit in trade with India. वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को दा गामा got 60 times profit in trade with India. तो वास्को डी गामा के बारे में याद रखने वाले फैक्ट अपने पास क्या क्या है कि वो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था, जो अब्दुल मलिक नाम के गुजराती के साथ में आया था। कालीकट के जमोरिन ने आगे जाकर उसका स्वागत किया था, और भारत के साथ जब वो बिजनेस करता है तो उसको कितने गुना फायदा होता है? तो उसको 60 गुना फायदा होता है।
उसने जाके बताया दूसरे वालों को कि जाओ बिजनेस करो इंडिया के साथ में। इसलिए लगातार दूसरा यात्री आता है। 1500 में दूसरा यात्री आ जाता है। उस दूसरे यात्री का नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। आप फोटो देख रहे होंगे अल्वारेज कैब्राल की। इस बार आया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। यह दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो इंडिया आया था। अब पहला तो कोई नहीं पूछे भाई, वास्को डी गामा इतना पॉपुलर हो गया कि टाबर टाबर को याद है। इसलिए कोई आपसे दूसरा पूछ लेगा कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, तो ये लिखा जाए, हेडिंग डालो, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। लिख लो, इसके आगे बराबर करके लिख लो। यह दूसरा पुर्तगाली यात्री था। He was second Portuguese explorer. यह दूसरा पुर्तगाली यात्री था। He was second Portuguese explorer. कोष्टक में लिख लो 1500 ईस्वी 1500 AD। 1500 ईस्वी 1500 AD। अब कोई वास्को डी गामा तो क्यों पूछे आपसे, इतना हिट है वास्को डी गामा अपने आप के अंदर, तो आपसे कोई क्या पूछ लेगा कि पहला पुर्तगाली यात्री कौन आया था। तो पहला पुर्तगाली तो वास्को डी गामा था, पर वो पूछ ले दूसरा पुर्तगाली, या वो ये पूछेंगे कि वास्को डी गामा को फॉलो करते हुए भारत के अंदर आने वाला पुर्तगाली यात्री बताओ। तो भारत आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। उसके बाद तो तांता बंद गया। तो उसके बाद तो 1502 के आसपास में तो वास्को डी गामा ही दोबारा आ गया था। वास्को डी गामा ने कई चक्कर काट लिए। वास्को डी गामा फाइनली मरा ही अपने यहीं पे था 1524 के आसपास में। अब जब ज्यादा आने लग गए ना ये लोग यहां पे इंडिया के अंदर, तो इनको लगा कि यार अब होता क्या था, एक बेचारा यात्री आता, यहाँ सामान खरीदता, फिर वापस लेके जाता, फिर दूसरा यात्री आता, सामान खरीदता, फिर वापस लेके जाता। इनको लगा यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी, तो क्या किया जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपने 5-7 बंदों को यहीं छोड़ देते हैं, वो सामान लेके तैयार रखेंगे, फिर एक यात्री आएगा बंदरगाह पे सामान चढ़ाए ले गया। मतलब आने वाला अलग, सामान खरीदने वाले अलग, खरीद वरीद के तैयार रखे पूरा सामान, बस उधर से पोर्ट पे जहाज आए, सामान लेके वापस चला जाए। ये प्लान तो ठीक है। तो इन लोगों ने भारत में अपने गोदाम बनाए जहां पर सामान को स्टोर किया जा सके, जहां पर सामान को इकट्ठा किया जा सके। उन गोदाम को ये लोग बोलते थे फैक्ट्री। उन गोदाम को ये लोग क्या बोला करते थे, तो उनको फैक्ट्री कहा करते थे। निसंदेह आपके दिमाग में भी आता होगा कि सर फैक्ट्री तो वो होती है जहां पर कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये अपने कहीं साथ में जाते हो और मैं आपको कहूं कि बच्चों यह फैक्ट्री है, आपका अगला सवाल मेरे से होगा कि सर किसकी, क्या बनता है। यहाँ मोबाइल बनते हैं, घड़ियां बनती है, पेन बनता है, साबुन बनता है, क्या बनती है सर। पर अब से जब मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा लगभग महीने भर तक, मैं जहां फैक्ट्री बोलूं उसका मतलब समझना गोदाम, उसका मतलब समझना स्टोरेज हाउस, जहां पर यूरोपियन अपने सामानों को स्टोर करके रखते थे ताकि वहां से बंदरगाह तक भेजी जा सके, यूरोप में भेजी जा सके, उनको फैक्ट्री कहा करते थे। केरल में कालीकट रियासत के पास ही एक रियासत और हुआ करती थी, कोचीन। और कोचीन के राजा की और कालीकट के राजा की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए कालीकट वाला जब पुर्तगालियों से नाराज था तो कोचीन वाले ने अपनी दोस्तियां बढ़ाई और कोचीन वाले ने पुर्तगालियों का कि गोदाम इधर खोलो यार, कोई बात नहीं, उधर आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर गोदाम तो मेरे खोला जाएगा। तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री यदि भारत के अंदर कहीं पर बनाई थी तो कोचीन में बनाई थी। केरला का एक शहर है अपने कोचीन, वहां पर पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1503 में। तो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी, कोचीन में की गई थी। कब स्थापित की गई थी, 1503 में की गई थी। लाइन छोड़ के लिखो, लाइन छोड़ के लिखा जाए, 1503 ईस्वी में, इन 1503 एडी, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन। पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। पोर्तुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने
कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। इन 1503 एडी पोर्तुगीज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन। सबसे पहले केप ऑफ गुड होप की खोज कौन करता है? बार्थोलोम्यू डियाज। भारत कौन आया? वास्को दा गामा। सेकंड कौन आया? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पहली फैक्ट्री कहां पर बनाई? कोचीन के अंदर। कब बनाई? 1503 में। फैक्ट्री होती क्या है? जहां सामान को स्टोर करके रखते थे। ठीक है साहब, 10 बंदे छोड़ दिए, तुम सामान स्टोर करके तैयार रखो। अब जब सामान खरीदने जाते तो जिसे खरीद के लाए उनसे उधारी भी होती कई बार। यह सामान बेचने जाते, वहां से लाते, वो बेचते भी तो यहां पर सामान बेचने जाते, तो भी जो लेता वो कहता साहब उधार दे जाओ, अगली बार पैसा चुकाऊंगा। कई बार उस पैसे के लेन देन को लेकर इन लोगों की भारतीय लोगों के साथ में लड़ाइयां हो जाती। कोई पैसे देता नहीं, कोई कम देता, कोई मुकर जाता, लड़ाई हो गई, थापा मुक्की हो गई एक दूसरे के साथ। पुलिस आई, पकड़ के ले गई। राजा टैक्स लेता था, जमींदार टैक्स लेते, कभी टैक्स कम ले लिए, कभी टैक्स ज्यादा ले लिए, उन टैक्स को लेकर लड़ाई हो गई। पुर्तगालियों को लगा यार एक बंदा ऐसा भी तो होना चाहिए जो ऐसे मामले डील करे। पकड़ के ले गए तो छुड़ा के लाए, टैक्स कम लेना ज्यादा लेना ये बात करे, राजा से जाके बात करे, जमींदारों से जाके बात करे, व्यापारियों से जाके बात करे, मतलब जिसके पास शासन के अधिकार हो। अपने यहां के लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, भारत में रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक मैनेजर टाइप का आदमी होना चाहिए यार, जो गवर्न कर सके, उनको बता सके तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इंडिया वालों के साथ में डील कर सके। तो ये बात तो ठीक है, ये जो 10 आदमी छोड़ रखे इनमें से एक सीनियर को मैनेजर बना दो, और आज के बाद किसी को पकड़ के ले जाएंगे तो ये बात करेगा जाके, टैक्स कम लेने ज्यादा लेने ये बात करेगा जाके, राजा के क्या कानून है क्या कानून नहीं है ये डील करेगा, लैंडलॉर्ड किस प्रकार से बिहेव करेंगे कैसे बिहेव नहीं करेंगे ये करेगा, अपने लोग भी कैसे बिहेव करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये तय करेगा, मतलब ये उनको गवर्न करेगा। इसलिए उस बंदे को बोलते थे गवर्नर जनरल। और जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नाम करके बंदा था जो उनका पहला गवर्नर था। गवर्नर बोला करते थे। हेडिंग द लॉ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हेडिंग डाल ली, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे लिखो, लिख लेना, नाम लिख लेना भाई पहले आराम से, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे लिखो, यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। गवर्नर लिखना ना, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ही बोलते थे शुरू में इनको। यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। He was first Portuguese governor in India. यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। He was first Portuguese governor in India. यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। 1505 में आया था, कोष्टक में लिख लो आप 1505 एडी। तो फैक्ट्री कब लगाई पहली? 1503 में। पहला गवर्नर कब बनाया था इन लोगों ने? 1505 में। और जो पहला गवर्नर था उस बंदे का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा रहा लगभग 9 तक अल्मेडा रहा था। 9 में ये लोग अपना एक नया गवर्नर लेके आए थे, अल्फांसो दी अल्बुकर्क नाम करके एक बंदा हुआ करता था। 9 के अंदर बाद में इसकी पोस्टिंग की गई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इंग्लिश वाले थोड़ी सी स्पेलिंग देख के लिख लेना। अल्फांसो में एल नहीं है, अफांसो ही है, अफांसो। अफांसो दी अल्बुकर्क है। इंग्लिश वो पुर्तगाली लैंग्वेज के अंदर एल साइलेंट हो गया होगा उनके। हेडिंग डालो, अगला हेडिंग डालो अपने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सुनना देखो बात, 1509 के आसपास आया था, ये तो याद नहीं रखना आपने, दूसरा ही गवर्नर था उनका। ये थोड़ा उत्साही बंदा था। उन दिनों में अपने साउथ इंडिया के अंदर एक साम्राज्य बड़ा फल फूल रहा था, और उस साम्राज्य का नाम था विजयनगर। और इस विजयनगर साम्राज्य के एक महानतम राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय एक महानतम राजा हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के। अल्बुकर्क इनके पास गया, कृष्णदेव राय के पास गया, और कृष्णदेव राय को जाकर कहा कि आपके राज्य में एक जगह पड़ती है भटकल, भटकल नाम की एक जगह थी। यहां भटकल में हमें फैक्ट्री लगाने की अनुमति चाहिए। भटकल काफी साल पहले एक आतंकवादी का नाम बड़ा हिट रहा था, यासीन भटकल। तो वो यासीन भटकल भटकल गांव का था, इसीलिए भटकल है। कहा हमें भटकल में अनुमति दी जाए। किस बात की अनुमति दी जाए? तो फैक्ट्री लगानी है हमको, यहां पे बिजनेस करना है हमको यहां पे। राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि अरे भटकल भटकल में तो फैक्ट्रियां लगाते रहना, मैं तुम्हें एक ढंग की जगह बताता हूं, तुम बीजापुर पे अटैक कर दो, तब मैं तुम्हें इधर लगाने दूंगा। विजयनगर के पास में एक मुस्लिम रियासत हुआ करती थी बीजापुर, और बीजापुर वालों के और विजयनगर वालों के बीच में आपस में बनती नहीं थी। तो कृष्णदेव राय ने कहा कि तुम यार बीजापुर पे अटैक करो, यदि तुम इन बीजापुर वालों पे अटैक कर दोगे ना और छीन लो इनके इलाके, और मैं तुम्हारे पीछे हूं, चिंता मत करना, फिर तुम भटकल भटकल ले लेना। बोले कृष्णदेव राय का जब सपोर्ट मिला, पुर्तगाली बीजापुर पे अटैक करते हैं। बीजापुर में उन दिनों राजा हुआ करते थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह उस समय यहां के राजा हुआ करते थे। पुर्तगालियों ने हमला किया, और पुर्तगाली 1510 ईस्वी में बीजापुर वालों से एक जगह छीन लेते हैं, गोवा। गोवा छीनने वाला कोई बंदा या गोवा पर अधिकार करने वाला कोई पुर्तगाली था, तो वह अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क 1510 में गोवा पर अधिकार कर लेता है। गोवा पर अधिकार करने के लिए किस पर आक्रमण किया गया था? बीजापुर पर आक्रमण किया गया था। बीजापुर से गोवा छीना गया था। उस समय बीजापुर का राजा कौन था? तो बीजापुर का राजा यूसुफ आदिल शाह था। इस आक्रमण के लिए इनको उकसाने वाला बंदा कौन था? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे, वो इनको उकसाने वाले थे। तो अल्बुकर्क 1509 में तो आया था, वही समय जब मेवाड़ रियासत के अंदर राणा सांगा अपने सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हो रहे थे, उन्हीं दिनों में पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया हुआ था, और साउथ इंडिया में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के उकसाने पर, उनके प्रवोक करने पर बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन रहा था। 1510 में पुर्तगाली गोवा पर कब्जा कर लेते हैं। तो टिल 1961 तक पुर्तगालियों के पास में रहा था। लिखो, हेडिंग डालो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। डाल लिया आपने हेडिंग, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर मैं बताऊं, ऐसे लिखो, 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण करता है। He attacked on बीजापुर किंग यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण करता है। He attacked on बीजापुर किंग यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह पर आक्रमण करता है। He attacked on बीजापुर किंग यूसुफ आदिल शाह, तथा उनसे गोवा छीन लेता है। एंड स्नेच्ड गोवा टू हिम, तथा उनसे गोवा छीन लेता है। स्नेच्ड गोवा टू हिम, स्नेच्ड गोवा टू हिम, तथा उनसे गोवा छीन लेता है। स्नेच्ड गोवा टू हिम, उनसे गोवा छीन लेता है। तो गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 1510। लाइन छोड़ के लिखना। इस आक्रमण के लिए, फॉर दिस अटैक, इस आक्रमण के लिए, फॉर दिस अटैक, इस आक्रमण के लिए, फॉर दिस अटैक, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को उकसाया था। विजयनगर किंग कृष्णदेव राय प्रोवोक्ड पोर्तुगीज। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को उकसाया था। विजयनगर किंग कृष्णदेव राय प्रोवोक्ड पोर्तुगीज, प्रोवोक किया उन्होंने, उकसाया। इस आक्रमण के लिए, फॉर दिस अटैक, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने, विजयनगर किंग कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को उकसाया था। प्रोवोक्ड पोर्तुगीज, तो पुर्तगालियों को उकसाने वाला कोई बंदा था, तो बंदा कौन था? कृष्णदेव राय जो बंदा था, उसने इनको उकसाया था। हम पढ़ेंगे आगे
नरेंद्र सर जब मिडेवल पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको कि बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है कि जब मैंने भारत पर आक्रमण किया था तो 2 हिंदू राजा बड़े शक्तिशाली थे, दक्षिण भारत का कृष्णदेव राय और मेवाड़ का राणा सांगा। तो उसने 2 हिंदू राजाओं को जिक्र किया था, उनमें एक कृष्णदेव राय थे और एक अपने राणा सांगा थे। उन्हीं दिनों का एक घटनाक्रम है कि कृष्णदेव राय के उकसाने पर पुर्तगालियों का एक कमांडर, पुर्तगालियों का एक गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा पर कब्जा कर रहा था बीजापुर वालों से छीन के। इसलिए हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहते हैं कि ये पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। भारत में जो पुर्तगाली एम्पायर था उसका रियल फाउंडर यदि कोई था, वास्तविक संस्थापक यदि कोई था, तो उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का जो भारत के अंदर साम्राज्य हुआ करता था, उस साम्राज्य को पुर्तगाली एक बड़ा जोरदार सा नाम दिया करते थे। उस साम्राज्य को पुर्तगाली बोलते थे एस्तादो दी इंडिया। पुर्तगाली उसको एस्तादो डी इंडिया कहा करते थे। अपनी लैंग्वेज है जी, उनकी लैंग्वेज के अंदर हो जाता है एस्तादो डी इंडिया, तो ये उसको एस्तादो डी इंडिया बोला करते थे। आपने याद रखने वाली बात ही कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। वैसे तो वास्को डी गामा वही आ गए थे, पर साम्राज्य की स्थापना यदि किसी ने की थी ढंग से तो अल्बुकर्क था। 15 स्टार लगा के लिखो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उधर लिखे हुए स्पेलिंग चेक करके लिखना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। वो रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। वो रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। वो रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। was real founder of Portuguese Empire in India। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ये लाइन याद रखनी है, ये कोई क्वेश्चन पूछेगा। नीचे एक लाइन और लिख लो। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो डी इंडिया कहा जाता था। इंग्लिश में भी लिख देता हूं लोग, एस्तादो डी का वो डा है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी तो स्पेलिंग आप लिख ही लोगे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो डी इंडिया कहा जाता था। Portuguese Empire in India was known as Estado da India। Portuguese Empire in India was known as Estado da India। पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो डी इंडिया कहा जाता था। Portuguese Empire in India was known as Estado da India। पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में एस्तादो डी इंडिया कहा जाता था। याद रखने वाली बात है कि गोवा पे कब्जा किसने किया था? तो गोवा पे कब्जा अल्बुकर्क ने किया था। अल्बुकर्क ने कब कब्जा कर लिया था? तो 1510 के अंदर वो गोवा पर कब्जा कर लेता है। गोवा में मजे आए इनको, समुद्र के तट पर खिला पूरा समुद्र का तट, एकदम समुद्र का व्यापार चाहिए था इनको। और गोवा में दिलीप सर पढ़ाते हैं कि 1961 में जब तक राजस्थान का वो एक सेनापति, भारतीय सेना का महत्वपूर्ण कमांडर जिसको हम भारतीय सेना के पैटर्न के नाम से जानते हैं, सगत सिंह जब तक कब्जा नहीं कर लेता 1961 में नेहरू जी के टाइम में, तब तक पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा रहा था। पुर्तगाली भारत में आने वाली पहली यूरोपियन पावर थी। पुर्तगाली भारत से जाने वाली अंतिम यूरोपियन पावर थी। जो सबसे पहले आए थे वो सबसे लास्ट में गए थे। गोरे बाबड़े 47 में खाली कर गए, आए तीसरे नंबर पे थे, पर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, पर गोवा को ये लोग राजधानी बाद में बनाते हैं, और गोवा को इन लोगों ने राजधानी बनाई थी 1530 में। और 1530 में गोवा को राजधानी बनाने वाला इनका जो गवर्नर था उसका नाम था नीनो डी कुन्ना। इंग्लिश वाली स्पेलिंग थोड़ी सी और देख के लिखना। नुनो दा कुन्ना है। ये 1530 के अंदर गोवा को राजधानी बनाता है। तो गोवा को राजधानी पुर्तगालियों ने कब बनाई थी? 1530 में। या राजधानी की अपेक्षा मैं ज्यादा अच्छा शब्द इस्तेमाल करूं, मुख्यालय। कि पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में मुख्यालय कौन सा था? हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर, हेडक्वार्टर ऑफ द एस्तादो डी इंडिया कौन सा था? तो गोवा था। कब बनाया गया था? 1530 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। नीचे लाइन छोड़ के लिखो, 1530 ईस्वी में, इन 1530 एडी, 1530 ईस्वी में, इन 1530 एडी, 1530 ईस्वी में
पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने पोर्तुगीज गवर्नर नूनो दा कुन्हा, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने पोर्तुगीज गवर्नर नूनो दा कुन्हा, नीनो डी कुन्हा ने गोवा को मुख्यालय बनाया था, मेड गोवा एज हेडक्वार्टर, गोवा को मुख्यालय बनाया था, मेड गोवा एज हेडक्वार्टर। पहले इनका हेडक्वार्टर कोची नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कहा कि गोवा यार यहां मजे आएंगे, मेड गोवा एज हेडक्वार्टर। देख लो साहब, 1510 में ये लोग गोवा आ गए थे, 1961 में खाली किया था, मतलब 450 साल तक गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा था। और 1530 के अंदर तो इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी। लगभग 430 साल तक इनकी राजधानी का काम भारत में गोवा करता रहा था, और गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा माना जाता था। और जब पुर्तगाली छोड़ के भी चले गए थे गोवा को 1961 में, तब भी खूब सारे पुर्तगाली गोवा में रह गए थे। आज भी आप गोवा जाएंगे तो आपको पोर्तुगीज कल्चर मिलेगी खूब सारी सी। ये कैसीनो वाली कल्चर इन सब पुर्तगालियों की तलाई हुई है। ये सब आज भी इंडियंस जिन चीजों को देखने के लिए गोवा जाते हैं, वास्तव में जिन चीजों को देखने के लिए जाते हैं, भले कहें कुछ ही, वो सारी चीजें पुर्तगालियों के टाइम में शुरू हुई थी। कि उनके टाइम में रशियन वगैरह आया करते थे यहाँ पे, वो यूरोपियन बेचारे खुली कल्चर के थे, इसलिए बिना घाबों के समुद्र के किनारे पड़े रहते थे। ये तो अपना जब कब्जा हो गया, और पहले कोई रोका टोकी भी नहीं थी, ऐसे यूरोपियन पुर्तगाली थे, ऐसे यूरोपियन बाकी थे, बिना कपड़े के पड़े रहो तो पड़े रहो, कौन देखता है तुम्हारे। ये तो जो अपना कब्जा हो गया, अपने वालों को पता चल गया अच्छा ये बात और है, तो अपने वालों ने जाना शुरू किया। तो अब हर आदमी के लिए यूं लगता है जब तीर्थ स्थान कोई है तो गोवा है, गोवा नहीं जाके तो जिंदगी में किया ही क्या। तो अब बाद में फिर वहां पर ऐसी मांगे उठने लगती है, ये संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, इस संस्कृति को हमारी खराब कर देंगे, इसलिए इनको बंद किया जाना चाहिए, कैसीनो बैन कर दिए जाने चाहिए, ये पब कल्चर बैन कर दी जानी चाहिए, ये बीफ खाते इसको बैन कर दिया जाना चाहिए, नागे घूमते इसको बैन कर दिया जाना चाहिए। तो ये सब बातें हम इसलिए आज करने लगे हैं। और ये चीजें वहां पर क्यों है, पुर्तगाली शुरू करके गए थे, इन चक्कर के अंदर वो चीजें वहां पर होती है। अब जब मैं ये कहता हूं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पर पुर्तगालियों का कब्जा बस ये वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों रहा, कोचीन पे, गोवा पे, दमन दीव पे, बस इस वेस्टर्न कोस्ट पे कब्जा हुआ, पूरे भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए। अंग्रेज तो तीसरे नंबर पर आए थे। हम कल वाली क्लास में आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेज लगभग 100 साल बाद आए थे पुर्तगालियों के, फिर भी अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया, पुर्तगाली भारत में कब्जा नहीं कर पाए। ऐसे क्या कारण थे कि पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए थे। लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सके, पोर्तुगीज कुड नॉट गेट स्टेबिलिटी इन इंडिया, पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सके, पोर्तुगीज कुड नॉट गेट स्टेबिलिटी इन इंडिया, पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सके, पोर्तुगीज कुड नॉट गेट स्टेबिलिटी इन इंडिया, पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ, क्योंकि, अब 1 2 3 नंबर लगा के लिखना है ना कि क्यों स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए थे। एक तो बड़ी जोरदार सी बात कि पुर्तगालियों का अपने भारत में अरबों ने बहुत बड़ा विरोध कर दिया था। जो अरब व्यापारी थे, इन लोगों ने विरोध किया। जो अरेबिक मर्चेंट हुआ करते थे, भाई पहले यूरोपियन से पहले अपना बिजनेस करता कौन था, अरब करते थे, इसलिए अरबों ने विरोध किया। हमारे यार पुराने दुकानदारी तो उनसे थी ना, पुराने ग्राहक तो हमारे अरब थे ना। उन्होंने कहा साहब ऐसे क्या करते हो, इतने सालों की रिश्तेदारी ऐसे बुला दोगे आप और सब कुछ छोड़ रहे हो, और हम है आपके साथ, हम बिजनेस करते हैं। तो शुरू में इन्होंने पुर्तगालियों को इतना ज्यादा बिजनेस करने नहीं दिया अरबों ने अपने यहां से, और अरब भी सामान लेके जाते रहे, भले यूरोप नहीं पहुंचाते हो, अपने देशों में तो लेके जाते ही। तो इस वजह से भी पुर्तगाली यहां पर सक्सेस नहीं हो पाए थे। 1 नंबर लगा के लिखो, अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। अरेबिक ट्रेडर्स, अरेबिक मर्चेंट्स अपोज्ड पोर्तुगीज, अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। अरेबिक ट्रेडर्स, अरेबिक मर्चेंट्स अपोज्ड पोर्तुगीज, अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। अरेबिक मर्चेंट्स अपोज्ड पोर्तुगीज। फिर ऐसा नहीं है कि हेनरी द नेविगेटर और इसाबेला केवल भारत की खोज करवा रहे थे। समुद्री यात्राओं को जब उन्होंने प्रोत्साहन दिए थे तो यूरोपियन ने मार्ग के मार्ग खोल दिए थे। और उन्हीं दिनों में
स्पेन और पुर्तगाल दोनों दक्षिणी अमेरिका पर कब्जा कर लेते हैं, साउथ अमेरिका पर कब्जा कर लेते हैं, जिनमें दो देशों को मैं मेंशन करना चाहूंगा कि पुर्तगाल ने कब्जा कर लिया था ब्राजील पर और स्पेन ने कब्जा कर लिया था अर्जेंटीना पर। पुर्तगाल ब्राजील पे कब्जा कर लेता है और स्पेन अर्जेंटीना पे कब्जा कर लेता है। और पुर्तगालियों को ब्राजील में सोना मिल गया था, सोने की खानें प्राप्त हो गई थी। अब जब ब्राजील में सोना मिलता हो तो इंडिया में काली मिर्च खरीदने कौन आए? उन्होंने पूरा ध्यान सोने पे लगाया, अपना उन गोल्ड माइंस की तरफ अपना पूरा ध्यान दिया और कहा सोना दे के इंडिया वालों से तो काली मिर्च ले लेंगे, सोना तो सोना है भाई, अपनी जगह पे। तो इन्होंने पूरा ध्यान अपना ब्राजील में लगा दिया था और ब्राजील में पोर्तुगीज एम्पायर स्थापित किया था। इसलिए आज भी ब्राजील की नेशनल लैंग्वेज पोर्तुगीज है, ब्राजील की राष्ट्रीय भाषा पुर्तगाली है और पुर्तगाली में लिखते पढ़ते बोलते हैं। इसीलिए सुनना गौर से, ब्राजील वाले फुटबॉल अच्छी खेलते हैं क्योंकि उनके देश पे पुर्तगाल का कब्जा रहा था। हमारे देश पे अंग्रेजों का कब्जा रहा, अंग्रेज क्रिकेट खेलते थे इसलिए हम क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। पुर्तगाली ब्राजील गए थे, पुर्तगाली फुटबॉल अच्छा खेलते इसलिए वो लोग फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। स्पेन फुटबॉल खेलता था इसलिए अर्जेंटीना फुटबॉल खेलता है। तो इनको ब्राजील में सोने की खानें मिल गई थी। एक ये बात। लिख लो, पुर्तगालियों को ब्राजील में सोने की खानें प्राप्त हो गई थी। पोर्तुगीज गॉट गोल्ड माइंस इन ब्राजील। पुर्तगालियों को ब्राजील में सोने की खानें प्राप्त हो गई थी। पोर्तुगीज गॉट गोल्ड माइंस इन ब्राजील। पुर्तगालियों को ब्राजील में सोने की खानें प्राप्त हो गई थी। पोर्तुगीज गॉट गोल्ड माइंस इन ब्राजील। पुर्तगालियों को सोने की खानें प्राप्त हो गई थी। एक और बात है, अल्बुकर्क था ना, अल्बुकर्क ने एक बड़ी जोरदार सी चीज कर दी। और अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को कहा कि अल्बुकर्क जब यहां गवर्नर बन के आया था, उनका सेकंड गवर्नर था, रियल फाउंडर था उनका ये। पुर्तगाली कोई जाता कि साहब छुट्टी दो, पुर्तगाल जाना है, कितने दिन हो गए काम करवाते हुए, यहां पे छुट्टी दी नहीं, लुगाई टाबर तो वही है। अल्बुकर्क को लगा यार यूं यदि छुट्टियां ले लेके जाने लगे तो यहां काम कौन करेगा। और अल्बुकर्क ने कहा कि क्यों ना तुम यहां की स्थानीय महिलाओं से शादी करो, यहां की स्थानीय महिलाओं से तुम्हें शादी करनी चाहिए। इंडिजिनस जो वीमन है उनसे शादी कर लो, तो यहां की स्थानीय महिलाओं से शादी कर लो, फिर यही लुगाई टाबर तुम्हारे। तो उसने प्रोत्साहित किया अपने लोगों को, एनकरेज किया कि तुम भारतीय महिलाओं से शादी करो, स्थानीय महिलाओं से शादी करो। इस बात से हम बड़े नाराज है। हमने कहा अल्बुकर्क ना, लव जिहाद नहीं, हमारी लड़कियों से तुम शादी नहीं कर सकते। हाँ तुम्हारे कोई बहन वगैरह हो तो देख लेना, हम इधर कर लेंगे, पर यह नहीं किया जा सकता। तू अपने लोगों को कहता है कि जबरदस्ती हमारी लड़कियों से शादी कर लिया जाए, नहीं ये नहीं होने देंगे। इस वजह से भी हम पुर्तगालियों से बड़े नाराज हुए थे और उनको बिजनेस कम करने दिया करते थे। यहां पे लिखो, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क एनकरेज्ड पोर्तुगीज टू मैरी इंडिजिनस विमन, टू मैरी इंडिजिनस विमन, टू मैरी इंडिजिनस विमन। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क एनकरेज्ड पोर्तुगीज टू मैरी इंडिजिनस विमन, भारतीय महिलाओं से या स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस वजह से भी हम नाराज थे। फिर एक बड़ी जोरदार बात सुनो, देखो, यूरोपियन जितने भी लोग आए थे ना, उनके पीछे एक सिद्धांत काम कर रहा था। क्यों आए? तो हम कहते हैं 3G का सिद्धांत था, गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड। हम जहां भी जाएंगे वहां से खूब सोना प्राप्त करेंगे ताकि हमारा देश धन धन्य से परिपूर्ण हो। जहां भी बिजनेस करते हैं वहां से पैसे मिलेंगे, गोल्ड मिलेगा। हम जहां भी जाएंगे वहां कब्जे करेंगे।
टेरिटरी बनाएंगे, अपनी राज्य विस्तार करेंगे अपना, तो हमें ग्लोरी मिलेगी। तब फलाना आदमी गया था, हम देख लो पढ़ रहे, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। गोवा पर कब्जा कर लिया, दमन दीव पर कब्जा कर लिया, कोचीन पर कब्जा कर लिया, ग्लोरी मिलेगी। और जहां जाएंगे वहां ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। गॉड, हमारे गॉड को वहां स्थापित करना है। इसलिए जब गोल्ड मिलना शुरू हुआ, जब राज्य पे कब्जा किया ग्लोरी की, तो तीसरी चीज गॉड आई और इन्होंने लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनानी शुरू कर दी। छल बल साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण सब तरीकों से ये लोगों को ईसाई बना रहे थे, और हम लोगों को ये चीजें भी पसंद नहीं आई थी। इनकी जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, रिलीजियस इनटॉलरेंस जो पॉलिसी थी, कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति इन लोगों ने अपना ली थी, इस वजह से भी भारतीय इनके विरोध में आ गए थे। लिख लो, एक कारण और लिख लो। पुर्तगालियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, पोर्तुगीज एडॉप्टेड रिलीजियस इनटॉलरेंस पॉलिसी। पुर्तगालियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, पोर्तुगीज एडॉप्टेड इनटॉलरेंस पॉलिसी। पुर्तगालियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई, पोर्तुगीज एडॉप्टेड इनटॉलरेंस पॉलिसी, जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था, विच वॉज अपोज्ड बाय इंडियंस, जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था, विच वॉज अपोज्ड बाय इंडियंस, जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था, विच वॉज अपोज्ड बाय इंडियंस। बाकायदा एक पादरी भारत आ गया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, जिसे आप सेंट जेवियर के नाम से जानते हैं। पूरा नाम सेंट फ्रांसिस जेवियर हुआ करता था। 1542 में यहां का गवर्नर हुआ करता था अल्फांसो डिसूजा। उस अल्फांसो डिसूजा के साथ में भारत आया था। और यहां पे भारत आके उसने धर्म प्रचार करना शुरू किया था। और बात बताऊं, शुरुआत के अंदर जितने भी ये पादरी आया करते थे, जो धर्म का प्रचार करने आते थे, वो या तो डॉक्टर के रूप में आया करते थे या टीचर के रूप में आया करते थे, या तो पढ़ाते थे या इलाज किया करते थे। इसलिए भारत में आज भी सेंट नाम लगा के कोई भी स्कूल खोल दी जाए तो स्कूल चल जाती है। इसलिए आप स्कूलों के नाम सेंट जेवियर देखते हो, क्योंकि ये पुर्तगाली मिशनरीज जितने भी आए थे, पुर्तगाली पादरी पहले जितने भी आए थे, ये सब टीचर या डॉक्टर के रूप में आए थे। इसलिए किसी टाइम पहले तक भारत में लगभग सारी जो नर्सेज हुआ करती थी, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट करता था, वो ईसाई लड़कियों के जिम्मे था। मदर टेरेसा एक नर्स थी, नर्स के रूप में भारत आई थी। नर्सिंग डे जिनके नाम पे मनाया जाता, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो एक नर्स थी और बाकायदा यूरोपियन थी वो। तो ये डिपार्टमेंट इन लोगों के शुरू किए में। तो सेंट जेवियर 1542 के अंदर भारत आया था। तो ये कारण तो चार ही है। क्या क्या कारण है आपने वापस देख लो बोले, कि अरब व्यापारियों ने विरोध कर दिया पुर्तगालियों का, इसलिए नहीं पनप पाए। वो खुद ही ब्राजील चले गए थे सोने के चक्कर में, इसलिए नहीं पनप पाए। अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए कहा, भारतीय विरोध करते थे, इसलिए नहीं पनप पाए। धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपना ली थी, इसलिए नहीं पनप पाए। चार ही बातें लिखनी है। फिर लाइन छोड़ के नीचे एक थोड़ा नाम याद रखना, धार्मिक रूप से कौन आया था तो याद रहे कि 1542 में अल्फांसो डिसूजा के साथ में सेंट जेवियर आ गया था प्रचार करने के लिए। अलग से एक लाइन लिख लो, स्टार लगा के अलग से लिखो। 1542 ईस्वी में इन 1542 एडी 1542 ईस्वी में सेंट जेवियर पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आया था। अलॉन्ग विथ पोर्तुगीज गवर्नर अल्फांसो डिसूजा, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आया था। अलॉन्ग विथ पोर्तुगीज गवर्नर अल्फांसो डिसूजा केम टू इंडिया। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आया था। इन 1542 एडी सेंट जेवियर along with Portuguese governor अल्फांसो डिसूजा केम टू इंडिया। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आया था। 1582 ईस्वी में सेंट जेवियर
पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आया था। इन 1542 AD, सेंट जेवियर along with पोर्तुगीज गवर्नर अल्फांसो डिसूजा केम टू इंडिया। ये हम पढ़ रहे थे कि पुर्तगाली कैसे आए थे, कहां कहां फैक्ट्रियां लगाई थी, कौन कौन उनके अधिकारी थे। आप चाहो तो मैं एक बार फटाफट इसको ब्रीफली वापस समझा दूं आपको। हम ये पढ़ रहे थे कि 1453 में वो तुर्की की कुस्तुनतुनिया नाम की जगह पर तुर्क कब्जा कर लेते हैं, इसलिए अरबों का जो भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था, लैंड रूप से जो व्यापार होता था, वो बंद हो गया था। इसलिए जलमार्ग खोजे गए और जलमार्गों को खुजवाने वाले कोई लोग थे। तो एक तो स्पेन की रानी थी इसाबेला और एक आपके पुर्तगाल का राजा था हेनरी द नेविगेटर के नाम से हम जानते हैं इसको। स्पेन की तरफ से कोलंबस भेजा गया था जो आपके अमेरिका की खोज कर देता है। इधर से बार्थोलोम्यू डियाज आया था जो 1437 में केप ऑफ गुड होप की खोज करता है, जिसे हम हिंदी में उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं। वास्को डी गामा 1498 में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था, जो एक गुजराती अब्दुल मलिक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां कालीकट के ये उसका रूट था। लिस्बन से अफ्रीका का चक्कर काटते हुए इंडिया की तरफ आया था, वेस्टर्न कोस्ट पे कालीकट आया था और कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। इसलिए दूसरा यात्री आया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो कि 1500 में आया था। 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी लगाई थी कोचीन में। 1505 में इनका पहला गवर्नर बनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1509 में इनका दूसरा गवर्नर आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है। विजयनगर के कृष्णदेव राय ने उसे इस बात के लिए उकसाया था। ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। उनके साम्राज्य को एस्तादो डी इंडिया कहा जाता था। निनो डी कुना 1530 में गोवा को अपनी राजधानी या मुख्यालय बनाता है। पुर्तगाली भारत में स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि अरब व्यापारी उनका विरोध कर रहे थे। इनको ब्राजील में सोने की खानें प्राप्त हो गई थी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, उकसाया, जबकि भारतीय इस बात के खिलाफ थे और धार्मिक असहिष्णुता की नीति के फलस्वरूप भी पुर्तगाली यहाँ पर नहीं पनप पाए। धार्मिक नीति के तहत सेंट जेवियर 1542 ईस्वी में पुर्तगाल के गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ में भारत धर्म प्रचार करने के लिए आया था। इतनी बातें हमने आज पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों के आने की वजह से भारत में क्या चेंजेज आए थे, पुर्तगाली शासन के भारत में क्या प्रभाव थे। आप याद करना। हो सकता है कुछ लाइनें ऐसी रही हो जो मैं तेज बोल गया हूं, आप उनको नहीं लिख पाए हो, पर यहाँ आपके पास एक मौका है। ये क्लास ओल्ड लाइव के अंदर पड़ी रहेगी। आप ओल्ड लाइव से उन चीजों को वापस देख सकते हैं। तो मैंने कमेंट नहीं देखे, पर मुझे पक्का पता है कई बच्चों ने ऐसे कमेंट किए होंगे, सर पीछे रह गए, सर लाइन वापस बोल दो। तो या तो बोर्ड पे लिखी हुई होती है, वहां से लिख ली जाए। एक लाइन को 3-4 बार बोलता हूं मैं, वहां से लिख ली जाए। पर किसी बच्चे के बफरिंग करने लग गया हो, नेट नहीं आया हो, तो ओल्ड लाइव के अंदर पड़ी वहां देख ली जानी चाहिए। कल अपने आगे की क्लास और पढ़ाएंगे, मैं देख लूंगा। यदि कोई आपके डाउट होंगे तो कल वाली क्लास से मैं पहले बता दूंगा। आप ढंग से इसको एकदम पढ़ना, इसको याद करना, और आपको लगे कि इसको किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है, आपके सुझाव आमंत्रित है। थैंक यू, गुड नाइट।